नमस्कार, महाबहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में मारामारी मची हुई है। मंगलवार को जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई छिड़ गई है। जिन जीतन राम मांझी को अब तक तेजस्वी अपना अभिभावक बताते नहीं थक रहे थे, उन्हें एहसान याद दिला दिया, जिस पर मांझी ने भी करारा जवाब दिया। महागठबंधन के भीतर वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की कोई उपस्थिति नजर नहीं आती। आरएलएसपी ने सियासत को संभावनाओं का खेल बता दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या 30 साल के तेजस्वी महागठबंधन के इन बाकी चेहरों के बगैर विधानसभा चुनाव में 69 साल के अनुभवी नीतीश कुमार का मुकाबला कर पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। महागठबंधन के नेताओं की ये तस्वीर शायद आने वाले दिनों में अतीत का हिस्सा बन जाए, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और हम प्रमुख जीतन राम मांझी के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। जीतन राम मांझी से नाराज तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि आज अगर मांझी के बेटे एमएलसी हैं तो वो आरजेडी की वजह से ही हैं। अगर ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो उनको याद भी करना चाहिए कि यही राष्ट्रीय जनता दल जो है उनके पुत्र को भी अपने कोटे से एमएलसी बनाने का काम। तेजस्वी के तीखे हमले से तिलमिलाए जीतन राम मांझी ने तुरंत जवाब दिया। कहा कि वो महागठबंधन में शामिल करने का एप्लीकेशन नहीं दिए थे, यही लोग फोन करते थे। और जहां तक संतोष कुमार को एमएलसी बनाए हैं तो हम वही तो प्रश्न करते हैं। हम एप्लीकेशन दिया था कि हमको महागठबंधन में शामिल कीजिए, उनको जरूरत थी, 10 बार टेलीफोन किए, भाई जी आ जाइए, हम लोग हर तरह से प्रतिष्ठा आपको देंगे। वैसे तो महागठबंधन के अंदर ये तनातनी लोकसभा चुनाव में हार के बाद ही शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले 3-4 महीने से जीतन राम मांझी इस बात का दबाव बना रहे थे कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। दूसरी तरफ आरजेडी नेतृत्व जीतन राम मांझी को भाव नहीं दे रहा था। इसी बीच अचानक मंगलवार को जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। फिलहाल महागठबंधन में स्थिति ये है कि जीतन राम मांझी की तेजस्वी से ठनी हुई है और जीतन राम मांझी के साथ ही वीआईपी के मुकेश सहनी भी दिखते रहे हैं, जबकि आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा का स्टैंड अभी पूरी तरह साफ नहीं। हालांकि आरजेडी के कांग्रेस के लिए राज्यसभा की सीट न छोड़े जाने पर आरएलएसपी के नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 30 साल के तेजस्वी महागठबंधन के इन बाकी चेहरों के बगैर विधानसभा चुनाव में 69 साल के अनुभवी नीतीश कुमार का मुकाबला कर पाएंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार की राजनीति से हर रोज एक नई अपडेट सामने आ रही है। वो भी ज्यादातर अपडेट जो है महागठबंधन से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से बार पलटवार का दौर चल रहा है, उससे आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं महागठबंधन के। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आरजेडी अकेले मैदान में उतरने की फिराक में है और क्या तेजस्वी नीतीश का मुकाबला अकेले कर पाएंगे? हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। दानिश रिजवान, हम प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक झा, आरएलएसपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। शक्ति यादव, आरजेडी विधायक हैं, आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नवल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी शक्ति यादव जी। जिस तरीके से एटीट्यूड कह सकते हैं, एटीट्यूड नजर आ रहा है तेजस्वी का या फिर आरजेडी का, पहले आपने मांझी से दुआ सलाम कर लिए, इससे पहले हमने देखा राज्यसभा चुनाव को लेकर आपने कांग्रेस को नाराज कर दिया। मुकेश सहनी जी की कहीं कोई उपस्थिति नजर नहीं आती है महागठबंधन के भीतर। अब आरएलएसपी ने भी कह दिया है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, आगे क्या होगा पता नहीं। आखिर इस अति आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि अकेले चुनाव में उतरेंगे? ये बात मैंने कभी कही नहीं और पार्टी ने भी यह स्पष्ट तौर पर कभी न कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सवाल एक जरूर उठता है कि राज्यसभा में 80 एमएलए जो चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उसके हिसाब से राज्यसभा का चयन हुआ और हम महागठबंधन में चुनाव लड़ करके 80 सीटें आए थे।
विधान परिषद के समय आया था, हम लोगों ने जो चीज़ें हुई थी आप सबको पता है, आदरणीय मांझी जी को भी एक सीट दी गई थी। जहाँ तक सवाल है कि आरएलएसपी का कोई नुमाइंदा सदन के अंदर में नहीं है। कांग्रेस के सवाल पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात हो रही है और बात होते भी रही है, और बात होने के बाद ही हम निर्णय ले चुके हैं और लिए भी हैं, आगे भी निर्णय लेंगे। जहाँ तक सवाल है, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ तो सवाल ये उठता है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात। कोऑर्डिनेशन बननी चाहिए, कौन कह रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं बनना चाहिए? कब बनेगा? इसके लिए चैनल पर बयान देने से कोऑर्डिनेशन नहीं बनते। आप 4 व्यक्ति, अगर हम कहें कि आप 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं, ठीक है, चैनल पर बयान मत दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा होता हुआ भी तो नजर नहीं आ रहा शक्ति जी। आप पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने 4 व्यक्ति बैठ गए और आप बैठ करके हमको खबर रात नहीं किया कि आपको बैठक करनी है, तो हम तो बैठक करते, बैठक में शामिल नहीं होते तो हम रिस्पॉन्ड हो जाते कि हाँ भाई महागठबंधन की बैठक में हम जाने से इनकार कर दिया। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 के 2020 में जो सामने आता प्रारूप आता, उस प्रारूप पर हम समझौता करते। हम अगर भूमिका में बड़े हैं तो बड़े तौर पर करते और सबको लेकर चलने की बात करते। आप भूमिका में अगर बड़े हैं, कब इनकार किया? शक्ति जी सुनिए ना, इनकार कर सुनिए ना शक्ति जी सुनिए ना, अगर आप भूमिका में बड़े हैं तो आपका फर्ज बनता है ना कि सभी जो आपके साथ सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करें, उनसे कोऑर्डिनेशन बिठाएं, उनसे बातचीत बैठकर ये तय करें कि आखिर किसकी क्या भूमिका है, किसका क्या स्थान है। यहाँ पर तो सबको एक दूसरे की हैसियत याद दिलाई जा रही है। इसी से तो लग रहा है कि अति आत्मविश्वास में आप नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैंने हैसियत दिखाई है तो हमने तब कहा है जब किसी ने ये कह दिया कि आपने दे दिया पूंजीपतियों को। अगर मैं ये सवाल कर दूं कि पार्लियामेंट में जिन लोगों को टिकटें दी गई थी आपके द्वारा, क्या वो कौन से लोग थे, उनका क्या अता पता था पार्टी से, क्या उनका रिश्ता रहा, हम इन सवालों के बीच में नहीं फंसना चाहते। ये सत्य है, हम जानते हैं। जहां तक धारी सिंह का सवाल है, चाहे पार्लियामेंट में का चुनाव हो, लालू जी चुनाव लड़ते हो पाटलिपुत्रा से या फिर मिसा जी लड़ते हो या पार्टी, हम तो व्यक्तिगत तौर पर चूंकि उस घर से हमारा संबंध रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि पार्टी के लिए वो करते रहते। करोड़ों कार्यकर्ता हैं जिनका कोई ऐसा नहीं कि आपके चैनल पर आ गए या एमएलए बन गए तो सबको पता है कौन किसमें, वो पार्टी के लगातार रहे हैं, किसी और दल में भी रहे होंगे। लेकिन सवाल है कि इनका संबंध कहीं ना कहीं लालू जी से रहा है और हमारे लिए, पार्टी के लिए वो करते भी रहे हैं। चलिए, वो तो एक बात है, दल ने निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी है जिस तरीके से अनदेखी कांग्रेस की गई, कांग्रेस की नाराजगी। ये कहना है कि 9 सीटों पर हम इसलिए माने थे लोकसभा के दौरान क्योंकि हमें यह वादा किया गया था कि राज्यसभा की 1 सीट हमें दी जाएगी, है ना। तो आपको जानकारी दे दूं कि इसके पहले के राज्यसभा के चुनाव में हम लोगों ने अखिलेश सिंह को उम्मीदवार बनाया था और उनके पास संख्या बल नहीं रहने के बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मदद करके बनाई थी। रहा सवाल जब केंद्रीय नेतृत्व से बात हो गई हमारे नेतृत्व को, तब हमने ये निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी मांझी जी को लेकर जो तलखी है, क्या हम समझे कल जिस तरह से मांझी जी से मुलाकात की है उस पर क्या कहेंगे? राजनीति में मुलाकात होते रहती है। देखिए, एक बात मैं शुरू से कहा कि आदरणीय संतोष जी उनके पुत्र हैं, हमारे लिए सम्मानित है, माननीय सदन के सदस्य हैं और भी इनके घर में थे। जो भी होता 2020 में बातें होती उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता। अब मुख्यमंत्रियों से तो मुलाकात होते रहती है और मुख्यमंत्री सरकार के हैं मुलाकात हो तो चलती है मुलाकात। इस मुलाकात पर मैं कोई ठीक है, आप अपनी तरफ से जरूर सफाई दे रहे हैं। दानिश जी, आपसे जवाब देना लाजमी हो जाता है। पहले उपचुनाव में अलग गए चुनाव में, उसके बाद लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग 6-7 महीने से मांझी जी करते हुए नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद अल्टीमेटम भी उन्होंने दे दिया और अब किस तरह से वार पलटवार हुआ वो हमने देखा। एहसान याद दिलाया जा रहा है, तो अब भी आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक है? देखिए सिरंदा जी, मुझे थोड़ा भरपूर वक्त दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल शक्ति भाई ने भी उठाए हैं, तेजस्वी यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठे हैं और आपने भी उठाया है। सबसे बड़ी बात है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है, शायद शक्ति भाई को नहीं जानकारी है कि जिस दिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी यूपीए गठबंधन में आ रहे थे, महागठबंधन में आ रहे थे, तो दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक हुई थी और बैठक में तय हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी। ये मैंने नहीं कहा था, तेजस्वी यादव जी भी वहाँ मौजूद थे और तमाम कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेता मौजूद थे, हम सबको ही मौजूद थे और वहाँ ये तय हुआ था। और उस वक्त से लेकर के आज तकरीबन 2 साल होने को है और कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, तब जाकर मीडिया में ये तलखी सामने आई है कि अब तो बना लीजिए, कितना वक्त लगाइएगा। एक बात हुई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जब बयान दिया है तब तेजस्वी यादव जी ने याद दिलाया है। मुझे लगता है कि शक्ति भाई को जानकारी नहीं है कि जगदानंद सिंह जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा
कि जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, लालू जी जो कहेंगे वही सही होगा। हम भी कह रहे हैं कि आप जो कहिए हम मानने को तैयार है। तेजस्वी जी को हमने कभी नहीं नकारा है कि आप नेता नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से निचले स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं में सामान्य का स्थापित नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी और हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आदरणीय नेता शिवानंद तिवारी जी हमें हैसियत बताते रहते हैं, कहते हैं अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, दर्द तो है दानिश जी, मुझे लगता मन में दर्द तो है। और कल जिस तरह से मुलाकात हुई है मांझी जी की, भले आप कहें कि भाई अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुलाकात करने के लिए गए हुए थे, लेकिन चुनावी साल में मुलाकात होती है तो उसके मायने कई होते हैं। देखिए एक चीज है, आपने देखा था कि नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में थे उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना में आए हुए थे। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक साथ बैठे, एक मंच पे बैठे, लालू प्रसाद यादव जी किनारे रहे, तेज प्रताप यादव जी और पूरा कुनबात किनारे है। विकास के मामले पे महागठबंधन का कोई नेता समझौता नहीं करता है। अगर हमें विकास के लिए, जैसे चमकी बुखार मुजफ्फरपुर में आया था उस वक्त हमें अगर यमराज से भी मिलना होता कि बिहार के गरीबों के बच्चों को मत मारिए, तो चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगी अरविंद जी। अरविंद जी, जिस तरीके से आरजेडी का आत्मविश्वास नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अकेले चुनाव में उतरने के लिए भी पूरी तरह से मजबूत है। और खासतौर से तेजस्वी की अगर हम बात करें तो तेजस्वी एकदम सामने से नीतीश से मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे सीधा सवाल पूछते हैं, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है? देखिए, कोई भी पार्टी किसी भी तरह के चुनाव में अकेले गठबंधन बनाकर के जाने को स्वतंत्र है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या उनके सहयोगी हो। आपस में ये लोग लड़ रहे हैं या गठबंधन बना के जाए, मुझे इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। लेकिन ऐसा दल जो लोकसभा के चुनाव में अपने महागठबंधन को एक रहते हुए किसी प्रकार एक सीट जीतने वाली महागठबंधन और राजद जैसी पार्टी, अपना खाता नहीं खोलने वाली पार्टी आज हमको चुनौती दे रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। जो दल, जो नेता अपने गठबंधन को सुरक्षित नहीं रख सकता है, जो नेता अपने सहयोगियों को खुश नहीं रख सकता है, जो नेता अपने लीडरशिप का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, वह नेता हमसे क्या लड़ पाएगा? वह बिहार को आगे ले जाने की बात कैसे कर सकता है जिनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, जिनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है? मैं समझता हूं कि उनको लोकसभा चुनाव से सबक लेने की जरूरत है। जो अपने यहां अपने लोगों को अपमानित करे, जो अपने लोगों को डिच करे, जो अपने लोगों को धोखा दे, ऐसे लोग ऐसे लोगों से बिहार सफर कराता है। प्रोफेसर नवल चौधरी हमारे साथ हैं। नवल जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर तेजस्वी की हम बात करें, उनके नेतृत्व क्षमता की बात करें, तो ये सवाल तो जरूर उठता है, क्रेडिबिलिटी की बात आती है। अगर हम देखते हैं कि तेजस्वी और नीतीश को आमने सामने, तो आपको क्या नजर आता है? 15 साल से शासन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लोगों का एक भरोसा तो जगा है मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं अगर हम तेजस्वी को देखते हैं तो एक ठप्पा लगा हुआ है कि विरासत की सियासत कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी भूमिका रही है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? केवल नेतृत्व की अगर बात आप करें तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी में कोई तुलना नहीं है। निश्चित रूप से नीतीश जी का पलड़ा भारी ही नहीं है, बहुत ही भारी है। क्या बोल रहे हैं भगवान? लेकिन अगर बेस की बात करें, सोशल पॉलिटिकल बेस जिसका कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, तो आरजेडी का, और जिसका प्रतिनिधित्व आज की तिथि में तेजस्वी करते हैं, उसका सशक्त प्रेजेंस है, पावरफुल प्रेजेंस है, एक सिग्निफिकेंट ओपोजिशन पार्टी है। आप जानते हैं कि बिहार में जो सोशल बेस है, आज भी MY समीकरण का जो कोर है वो लालू जी के साथ है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए तेजस्वी को विश अवे नहीं किया जा सकता है। और आप जो भी आने वाला संघर्ष होगा उसमें एक फाइट होगा, और ये नीतीश जी के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। 15 साल के इनकम्बेंसी फैक्टर
और जिस तरह से एक माहौल क्रिएट हुआ है, बीजेपी जिसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए एक माहौल ऐसा बना है जिसमें ये संघर्ष होगा। निश्चित रूप से नीतीश जी का व्यक्तित्व उनके पक्ष को थोड़ा सा अधिक वेटेज दे रहा है, उसका ऐसे में आपको लगता है कि ये सभी पार्टियां एकजुट होकर लड़ेंगी, और अगर अकेले तेजस्वी जाते हैं तो उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि मुकाबला कड़ा होगा? मैं समझता हूं कि केवल आरजेडी भी अगर लड़ता है एनडीए के खिलाफ तो मुकाबला अच्छा होगा, और ये संघर्ष आसानी से वॉक ओवर नहीं नीतीश जी को मिलने जा रहा है, ये मेरी समझ बनती है। लेकिन नीतीश जी को एडवांटेज है, नेतृत्व का एडवांटेज है, बीजेपी आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, और जिस तरह का पोलराइजेशन हुआ है, आप जानते हैं पूरे देश में, बिहार में, जो मेरी समझ में राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है, उसका एडवांटेज नीतीश जी को मिलने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आज की तिथि में चुनाव हो तो एनडीए को बढ़त मिलेगी। जी अभिषेक जी, नीतीश जी अभिषेक जी, एडवांटेज है। लगातार आप ये कहते रहे हैं कि हम महागठबंधन के साथ हैं, हम लगातार कोऑर्डिनेशन की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश बीते दिनों तक नजर भी आ रही थी, लेकिन अभी का ये बयान कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, सियासत संभावनाओं का खेल है। आखिर इससे क्या समझा जाए? क्या नाराजगी है भीतर? क्या ऐसा है, ऐसा कोई अनुमान लग रहा है या संभावना लग रही है कि रास्ते अलग भी हो सकते हैं? देखिए सिरांदा जी, हम सिर्फ इस संभावना से थोड़े विचलित हो रहे हैं कि यदि हमने समय रहते तैयारी नहीं की तो हो सकता है कि जिस तरह के परिणाम लोकसभा के चुनाव में हुए थे, कहीं वैसे परिणाम हमें फिर से फेस ना करने पड़ जाए। एक बात को आप जरा गौर से समझने की कोशिश करिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत इसलिए है हमें क्योंकि हमारे जो निचले स्तर पे भी कार्यकर्ता है उनको भी समझ में नहीं आता है कि हमारे नेता आखिर चाहते क्या है, हम आगे चल के करने क्या वाले हैं। अरे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि हम किसी की जेब से पैसा उठा ले, कि किसी की हम सीट लूट लें। और ये आपकी कमजोरी बन रही है, महागठबंधन की कमजोरी बन रही है। आप कमजोर नजर आ रहे हैं एनडीए के सामने। देखिए, हमारे अंदर अगर ये दिक्कत है तो हम इस बात को अपने गठबंधन के अंदर खुले तौर पर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि यह चीज होनी चाहिए, समय रहते हो जाएगा तो हमें फायदा होगा। अरे हमें ये समझने की जरूरत है, क्या हमारे नेता ने या आदरणीय मांझी जी ने या मुकेश सहनी जी ने किसी ने भी किसी के नेतृत्व पर क्वेश्चन मार्क लगाया है? हमारी तो सिर्फ यही मांग है ना कि अगर आप किसी को लीडर मानना चाहते हैं तो आप अपने घर से मत मानिए। आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हर एक निर्णय वहीं से पारित करवाइए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, शक्ति जी, कोई बॉडी तो होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी कब बनेगा? पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि क्या आपको लगता है कि बिना गठबंधन के नीतीश और मोदी का मुकाबला कर सकते हैं? यहां पर मोदी से मेरा मतलब सुशील मोदी जी से नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से है। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पर आप समझते भी हैं और इन चीज़ों को देखते रहे हैं आज, तो एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, मैंने कभी नकारा नहीं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी बिना रहे थोड़ी पार्लियामेंट का चुनाव हो गया। नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया सबको पता है। जिन लोगों ने यह अपने को दम भर रहे हैं सब कुछ जानने का, तो हमको तो हंसी बढ़ती है ना कि किसकी बात कर रहे हैं? कौन दम भर रहा सब कुछ जानने का? नहीं, जो लोग कहते हैं कि सब कुछ हम जानते हैं बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो यही कहावत है कि इम्पिटी विसेल साउंड मच। हम तो इतना ही जानते हैं कि सब लोग, चाहे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, मुकेश सहनी जी हों, सबके प्रति आदर है और सब लोग बैठते हैं। सवाल यहां से उठता है कि जब 3 व्यक्ति जाकर करके बैठते हैं और इसकी सूचना हमको नहीं देते हैं तो हम कैसे रिस्पॉन्ड हैं? हम रिस्पॉन्ड नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि जब तक आप सूचना देंगे नहीं कि हमने बैठक आहूत की है और बैठक में जाने से हम नकारेंगे, तब तो हमने तो कभी नकारा नहीं बैठक में जाने से। अच्छा, तो आप अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी दल जो है आरजेडी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? 10 सेकंड ऐसा है, गेट टुगेदर को हम कोई मीटिंग मान लें, क्या ये औपचारिकता है, क्या है? आप मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए शक्ति जी का भी दर्द निकल आया। आप लोग आपस में मीटिंग कर लेते हैं और आरजेडी के प्रतिनिधि को नहीं बुलाते हैं, सूचना नहीं देते हैं। चलिए, उम्मीद करेंगे कि आगे आप लोग साथ बैठकर बात करेंगे। दानिश जी और अभिषेक जी, शॉर्ट में रिएक्शन दीजिएगा, क्या ऐसा होता है? उपेक्षा की जाती है? मैं बताना चाहता हूं कि एक बार वीआईपी पार्टी के ऑफिस में महागठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी,
जो बिहार बंद का आयोजन होना था एनआरसी एनपीआर की तरफ से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जगदानंद बाबू ने कहा था कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और अचानक से उनकी तरफ से कोई नहीं आया। ठीक है, उनसे ये सवाल पूछा जाना शक्ति जी, चाहिए। दानिश जी, आप बताइए, हम परसों आप लोग साइड कर रहे हैं आरजेडी को, कैसे बढ़ा सकते हैं हम आगे? शॉर्ट देखिए, में हम दानिश तो जी, आज भी हमने तो 31 तारीख तक का टाइम दे दिया है कि आप मीटिंग कॉल कर लीजिए, हम आपके घर पर चले आते चलिए हैं। आने को देखते हैं तैयार हैं, देखते हैं ये हम आपसी सब बातचीत बातचीत होती है, कब होती है, हो पाती है, नहीं हो पाती है, या फिर रास्ते लीजिए, अलग होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल ये सियासत है और सियासत संभावनाओं का खेल है, जो आरएलएसपी की तरफ से इस वक्त कहा जा रहा है। आगे क्या क्या तस्वीरें बनती हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस महाबहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।